हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा पहले 10 को मिनट लगेंगे। आपको टेस्ट की गलतियां बता दूं ताकि जब संडे आपका एमसीक्यू का टेस्ट है वो आप प्रॉपर कर सके। हाँ जी, तो ऋषिका बेटा आपने टेस्ट पहला मिस किया डिस्क्रिप्टिव, एक ऋषिका ने मिस किया और हाँ जी ऋषिका और वान्या आपने भी बेटा मिस किया ना, टेस्ट नहीं दिया डिस्क्रिप्टिव। हाँ जी ऋषिका वान्या। यस सर, मैंने मिस किया था ये वाला बेटा टेस्ट। क्यों? तुम बच्चे तो मुझे सिलेबस में 11th की है, मुझे लग रहा है सारे सिंसियर हैं, फिर टेस्ट क्यों छोड़ा? हाँ जी ऋषिका विनय। हाँ जी वान्या। सर मैं घर पे नहीं थी। तो बेटा अब तो आ गए थे, पूरा वीक था, मुझे बीच में कभी भी टेस्ट दे देते। अब ना इस संडे ऋषिका वान्या हमारा बेटा इस संडे है एमसीक्यू का टेस्ट। अगर आप चाहते हो आप चाहे मुझे कल दे दो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चेक करने में। हाँ जी ऋषिका वान्या। ठीक है सर। आप चाहे बेटा कल मैंने टेस्ट ना अपलोड कर रखा है, आप चाहे कल करके मुझे दे दो, कोई फर्क नहीं है मुझे। संडे अगर तैयारी करनी है कल रात तक दे दो चाहे, क्योंकि संडे बेटा हमारा एमसीक्यू का टेस्ट आएगा। तो बेटा आज ना आपके साथ टेस्ट की कॉमन गलतियां बतानी थी। एक देखो आप सबने ना वर्डिंग्स बड़ी अच्छी लिखी, मुझे अच्छा लगा। तुम में से एक दो स्टूडेंट्स ने तो इवन स्टूडेंट टीचर एसटी बनाकर एक्सप्लेन किया, तो गुड, उन्होंने एसटी लिखा नहीं, स्टूडेंट टीचर क्या है, पर उसके बेस पर उन्होंने आंसर्स को ठीक एक्सप्लेन किया था। बेटा एक आदत डाल दो, आपको पहले से भी कहता था अगर पेपर में डिफरेंसेस आए हैं तो पहला डिफरेंस हर बार दोनों की डेफिनेशन, ये मस्ट है बेटा, ये हमारा एक रूल है कि जब भी कोई डिफरेंशिएट करने के लिए टर्म्स आई है राइट डाउन देयर डेफिनेशन फर्स्ट। सेकंड, जहां पर भी बेटा आप रीजन दे रहे हो इतने बड़े बड़े, किसी के पास टाइम नहीं पड़ा रीजन पढ़ने का, मेरी बात छोड़ दो, मैं आपके फाइनल पेपर्स की बात कर रहा हूँ। बेटा जहां पर हो सके अपनी कॉन्फ़िगरेशंस लिखो। जैसे देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आप सबने ठीक किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, सेकंड ठीक था। थर्ड आप सबने कहानी लिख दी, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम वर हैविंग देयर ऑक्टेट कंप्लीट। अब बेटा इनकी कॉन्फ़िगरेशन साल लिख दो और अंडरलाइन कर दो को और मैग्नीशियम को, हमें वहीं से क्लियर हो जाता है कि इन स्टूडेंट्स को बेसिक क्लियर है। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशंस रूल मेंशन करो। फिर मैंने पूछा था नेम द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एसपी, तो ग्रुप एस में था 1 2 और पी में था 13 से लेकर 18। फिफ्थ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका ठीक था, 6 ठीक था, 7 सबने ठीक किया था, 8 भी ठीक था, 9th भी, 10th भी ऑलमोस्ट सबका ठीक था। 11th में बेटा आपने सोडियम और मैग्नीशियम में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। सोडियम का याद करो आउटरमोस्ट शेल आता था 3s1 और मैग्नीशियम का हमारे पास आता था 3s2। दैट मीन मैग्नीशियम हैज गॉट इट्स ऑक्टेट कंप्लीट। तो बेटा मैंने आप सबके कॉपी में लिखा भी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये था बेटा हमारे पास 11th क्वेश्चन का आंसर का कांसेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट। हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन 10th में जो वैलेंसी निकालनी थी वो कैसे करना था? सॉरी वैलेंसी बेटा क्या था, जब 18 है 18 का बाहर वाला शेल क्या आया 3s2 3p6 ऑक्टेट कंप्लीट, तो दैट मींस इसमें वैलेंसी क्या आ गई 0। 26 बेसिकली क्या था आयरन, आयरन का छोटी क्लास से याद पढ़ो करा पढ़ा +2 और +3, तो दैट मींस वैलेंसी इज 2 and 3। तो शायद मौलिक आपने 4 लिख दी थी बेटा, आयरन की 2 थी, 2 और 3 फेरस और फेरिक। तो मतलब ये एलिमेंट से रिलेट करके लिखनी है? हाँ जी बेटा हाँ जी। ओके सर। ठीक, अब इसके बाद 12th क्वेश्चन आप सबका ठीक था, सिर्फ 2-3 ने क्या किया ब्रोमाइड को बीच में लिख दिया। तो बेटा याद करो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये 4th ग्रुप में था, तो ये सबसे नीचे एलिमेंट था। अगर ये सबसे नीचे था तो पक्का है ब्रोमाइड आयन का साइज क्या था, सबसे बड़ा था। बेटा आपने 12th क्वेश्चन के बाद अब जो 13th है इसमें गलतियां की, क्या क्या किया, फर्स्ट दिया था नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सेकंड मैंने आपको दिया था फ्लोरीन और क्लोरीन। कुछ बच्चों ने तो ठीक किया, कुछ ने यहाँ पे क्या किया चारों में से फ्लोरीन को, किसी ने सीएल को। बेटा मैंने इस पेयर में से पूछा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विच हैज गॉट हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर याद करो बेटा नाइट्रोजन का क्या था 1s2 2s2 और 2p3, तो दैट मींस इसमें कंप्लीटली हाफ फिल्ड शेल था, तो ये स्टेबल था। ये क्या कहता है या तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स दो ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो, कभी भी ये प्रेफर नहीं करता टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज़ देन इट विल लूज इट्स स्टेबिलिटी। इसलिए बेटा यहाँ पर फर्स्ट केस में ऑक्सीजन हैज गॉट मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू।
सेकंड में आप में से काफियों ने तो Cl लिखा, कुछ ने फ्लोरीन लिख दिया। याद है बेटा लास्ट टॉपिक किया था, फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज शोज एबनॉर्मल बिहेवियर एज कंपेयर टू द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट क्या था, वेरी स्मॉल इन साइज। तो जैसे इसमें 6th इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहाँ पे रिपल्शन आ जाएगी, दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी इज लेस। क्लोरीन का साइज क्या था, बड़ा, इसमें रिपल्शन कम है, दैट्स व्हाई क्लोरीन हैज गॉट मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। बेटा अब आप जब संडे को एमसीक्यू का टेस्ट दोगे ना, इस कंसेप्ट के काफी क्वेश्चंस वहां पर भी आ रहे हैं। क्लियर? अब बताओ सबको 13 एक्सक्यूज मी क्वेश्चन सर, क्लियर? सर हाँ 12th जी, में डाउट है हाँ सर। किसमें? 13th क्लियर है, 13th क्लियर है, 12th में डाउट है हाँ बेटा बताओ। सर। जो मैग्नीशियम का एटम है वो क्लोरीन से बड़ा नहीं होगा साइज में? किसका बेटा? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ना बेटा ये केटायंस का जाकर केटायंस का साइज छोटा था, एनायंस का साइज बड़ा है। यस सर, ये तो क्लियर है, बट जैसे अगर मैग्नीशियम और क्लोरीन के रिलेशन में हम आयंस का देखें सर, फिर भी मैग्नीशियम का बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का वैसे ही साइज बहुत बड़ा होता है। नहीं 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 बेटा, ये याद रखना केटायंस का साइज हमेशा एज कंपेयर टू एनायंस स्मॉल रहेगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम, न्यूक्लियर पुल क्या होगी, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड। तो ये लॉजिक याद रखना, केटायंस पहले एनायंस बाद में, और न्यूट्रल स्पीशीज इनके बीच में घूमेंगे। ओके सर। ठीक, इससे देख मैंने यहाँ पे क्या किया तुझे, सोडियम और मैग्नीशियम ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक दिया 10 का, क्लोराइड और साथ में सल्फाइड ये मैंने आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिए 18 के। तो ये 10 और 18 के बेस पे इनको अलग अलग कर दिया था, इसलिए कैटायंस पहले एनायंस बाद में। ओके सर। ठीक, अब बेटा इसका 13th के बाद जो 14th क्वेश्चन है, इनमें से आप में से काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। 14th में देखो बेटा मैंने आपको ABCD दे रखा है, विच एलिमेंट विल एलिमेंट गिवन बिलो अबव इज नोबल गैस। याद है नोबल गैस में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो 14th के हमारे पास डी में, 14th के डी में ऑप्शन क्या था, 1s2 2s2 और साथ में क्या था 2p6। तो दैट मींस इसमें ऑक्टेट कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो 14th के फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, डी। सेकंड में पूछा विच ऑफ द एलिमेंट हैज गॉट लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट मींस जिसका इलेक्ट्रॉन जल्दी से हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर। तो क्या था, सोडियम। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3s1। बी वाला खुद चाहता है कि मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ ताकि मेरा ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट। इसलिए बेटा 14 सेकंड का आंसर आ गया बी। ठीक बेटा? हाँ जी क्लियर? हाँ जी क्लियर यहाँ तक? क्लियर है सर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट था 14th का, ये कौन, कृष्णा? हाँ जी, अब सब Yes, ज्वाइन sir. कर गए। किसने सबसे लेट ज्वाइन किया, कृष्णा? यस सर। है ना, क्यों लेट ज्वाइन करता है? दिवांशु तूने भी लेट ज्वाइन किया है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम सर था ये नेटवर्क तुम्हें ना। प्रॉब्लम था। अच्छा, ये ना तुम बच्चों को कहीं को बहाना तो नहीं मिल गया? हाँ जी, चलो गुड। नो सर, नो सर। कोई बात नहीं बेटा, देखो मैं भी ना सुबह भी एक्स्ट्रा क्लास ली, फिर दोपहर को भी ली, तो मैं भी पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूँ, इसे बुरा मत मानना। मानता हूँ बेटा नेट का इशू कई बार मेरे ही, अभी ना कल 2 या 3 दिन पहले मुझे 12th के ग्रुप की क्लास कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ग्लास का होता है, तो वो टूट गया। जब वो टूट गया तो एयरटेल वालों ने 1 दिन लगा दिया पूरा उसे घर आकर ठीक करने में। तो वो हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। अब जो 13th क्वेश्चन था, यहाँ पे अरेंज करना था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट मींस पहले वो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है। देखो 3 का साइज बड़ा था, तो पहले आ जाएगा बी, बी के बाद आ जाएगा ए के बाद हमारे पास आ जाएगा सी और फिर डी, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन किससे बाहर करना है, एस से। इनमें कहां से करना है, 2p से। तो 3s का इलेक्ट्रॉन बाहर करना एक आसान था, तो दिस हैज गॉट लोएस्ट वैल्यू। दिस वाज आवर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस। तो मैंने आप सबके आंसर ना बी ए सी डी करके दे रखा है। बेटा कंपटीशन के जब आप क्वेश्चंस करोगे, बड़े क्वेश्चंस आपको 12th 13th और 14th के बेसिस पे आएंगे। इसके बाद बेटा आगे ऑलमोस्ट सबके ठीक थे आंसर, किसी ने गलत नहीं कर रखा था। 15 साइज ऑफ एन इज ग्रेटर, सबने ठीक लिखा था। बस मैंने सबको ये लिखा है, राइट डाउन एग्जांपल्स, इनके एग्जांपल्स जरूर मेंशन करो। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक दो स्टूडेंट ने बस गलत लिखा है, नहीं तो सबसे पहले डेफिनेशन, फिर इनके सिंबल्स, फिर इनके यूनिट्स और आगे कोई भी डिफरेंस लिख दो। तो तुम्हें से जिसने 4 या 4 से ज्यादा लिखे उसे मैंने 2 मार्क्स दे दिए, जिसने 2 लिखे या 3 उनको शायद 1.5 दिया है,
ताकि ध्यान रखो आधा आधा नंबर मान के एटलीस्ट 4 डिफरेंट जरूर लिखो। 17 क्वेश्चन फैक्टर्स ऑलमोस्ट सबके ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 18, ये भी ऑलमोस्ट सबका ठीक था। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, मैग्नीशियम का साइज सबसे बड़ा और एल्युमिनियम का साइज क्या था, सबसे स्मॉल। ये भी ऑलमोस्ट सबके आंसर ठीक थे। तो बेटा अब अभी भी अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन का डाउट है आप पूछ सकते हो। था कोई क्वेश्चन जो सर ये भी समझा दो वापस? हाँ जी बेटा। सर हाँ जी। सर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट था हाँ उसका जी। बता दो कैसे लिखना था। ये किसने पूछा, पार्थ? यस सर। हाँ पार्थ। यस सर, 17th वाला बता दो सर। ये 17 कौन सा? अच्छा वही स्क्रीनिंग इफेक्ट। यस सर। स्क्रीनिंग। यस सर। कृष्ण कौन सा स्क्रीनिंग इफेक्ट कह रहे हो ना सभी? यस सर 2 फैक्टर्स वाला सर। हाँ वो तूने भी 2 फैक्टर छोड़े थे, 5 फैक्टर्स किए थे बेटा। तो उनमें ना एक स्क्रीनिंग फैक्टर था। जैसे चलो हम कृष्णा की बात करते हैं। मैं कृष्णा को डांट रहा था, तूने बाकी 2 फैक्टर क्यों नहीं लिखे, तू ना पढ़ता नहीं है, तू सीरियस नहीं है पढ़ाई में। तो क्या हुआ, ये बीच में प्रथम आ गया। प्रथम कहता नहीं सर इसने पढ़े थे, मैंने तो खुद इससे पूछे थे, इसने मुझे 5 एक्सप्लेन किए थे, ये पेपर में भूल गया लिखना। तो तभी प्रथम ने क्या किया, कृष्णा को मेरी डांट से स्क्रीन कर लिया, उसे मैंने डांटा नहीं। एक प्रथम में क्या कहा, हाँ सर ऐसे आते नहीं, इसको तो ना 3 भी नहीं आते थे, इसने मुझे फोन करके पूछे थे क्या था। तो अब प्रथम इसे स्क्रीन नहीं किया। अगर प्रथम ने स्क्रीन नहीं किया तो मैंने कृष्णा को डांट क्या लगा दी, ज्यादा। ऐसे ही बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट का कंसेप्ट था। ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। यहाँ पर मेरे पास क्या, बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ में ऑटोमो शेल में इलेक्ट्रॉन था। तो देखो अब न्यूक्लियस इसे भी होल्ड कर रहा है, फिर इसे होल्ड करेगा, फिर इसे होल्ड करेगा, फिर इसे, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जाते जाते इसका कंट्रोल क्या हो जाएगा, कम। तो दैट मींस मोर इज द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। जितने इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोर विल बी द स्क्रीनिंग ऑफ आउटरमो शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर पुल। तो अगर इसकी स्क्रीनिंग कर दी तो दैट मींस दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली हेल्ड, सो वी कैन रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन इजीली। हाँ जी अब बताओ। सर इसका मतलब ये है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जब इंक्रीज होएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होएगी ना? आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा बीच में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मोर इज द स्क्रीनिंग, दैट मींस आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज लूजली हेल्ड, so ionization enthalpy will decrease। आपने शायद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया था। यस सर। ठीक, अब हो गया क्लियर? सर एक बार बता दो फिर से, सर एक बार रिपीट कर दो। अब तू मुझे बता, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल? रिपेल। अगर रिपेल करेंगे तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा और दूर जाएगा। यस सर। अगर दूर जाएगा दैट मींस लूजली हेल्ड, so we require less energy to remove this electron। ओके सर। ठीक सर आयनाइजेशन एंथैल्पी वो मिनिमम एनर्जी वाला ही था ना? हाँ हाँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। ओके सर। ठीक, अब क्लियर? अब बेटा संडे को एक बार ऐसा कर दो, मुझे भी खुश कर दो कि तुम सारे बच्चे टेस्ट दो, कोई टेस्ट ना छोड़े। क्लियर? तो रणवीर तुझे भी अब बता बेटा, टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग तो समझ आ रहा है जितना किया अभी तक? रणवीर? यस सर। चल गुड। तो बेटा लास्ट टाइम मुझे अच्छा लगा, हमें से काफी स्टूडेंट ने मुझे नोट सेंड किए और बड़े अच्छे बना रखे थे, पर कईयों ने नहीं भी सेंड किए। तो लास्ट टाइम वेस्पर थ्योरी, जनरल कंसेप्ट्स क्लियर हो गए थे और हम लोगों ने याद है लोन पेयर केसेस उठाने स्टार्ट किए थे। आज करें उस टॉपिक को आगे? यस सर। करें। तो बेटा अगर थोड़ा सा कंपाइल करें, मैंने आपके साथ पहला केस किया था BeF2, सेकंड किया था BF3। क्लियर? BF3 के बाद नेक्स्ट मैंने आपके साथ किया था CH4। CH4 के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने किया था यहाँ पर PCl5। इसके बाद किया था SF6। इसके बाद किया था IF7। फिर लास्ट में मैंने आपके साथ किए थे डिस्टॉर्टेड केसेस, वाटर, और एक इधर कौन सा कंसीडर किया था, NH3, है ना? तो ये सारे केसेस मैंने याद है लास्ट टाइम। मुझे अच्छा लगा तुम में से किसी ने नोट्स बनाए ना, अपने आप वर्डिंग्स दी, अपने आप फिगर्स को किसी ने ब्लू कलर में, किसी ने रेड कलर में, किसी ने लोन पेयर दिखा रखा है रेड कलर से। तो मुझे अच्छा लगा कि मींस आप मेरे साथ नोट्स प्रॉपर बना रहे थे। बेटा इतने प्रॉपर नोट्स तो ना मेरे साथ कुछ स्टूडेंट बनाते थे जब मेरी क्लास 14 में थी। तो मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने नोट्स अच्छे बनाए थे। तो बेटा लास्ट टाइम मैंने डिस्टॉर्टेड केस डिस्कस किए थे ऑफ आवर AB4।
आज हमारे पास डिस्टॉर्टेड केसेस आएंगे ऑफ AB5 और एक आएगा डिस्टॉर्टेड केस ऑफ आवर AB6। क्लियर? आज इन दोनों के डिस्टॉर्टेड केसेस करेंगे। तो बेटा आज इनके ना मैं तुम्हें बड़े लॉजिक्स दूंगा, तो तुम बच्चे हंसते भी हो लॉजिक सुनकर। मुझे ना यहाँ पर आज जो शेप्स करनी है, कोई टी शेप आएगा, कोई सीसॉ शेप आएगा, कोई हमारे पास लीनियर शेप आएगा, कोई हमारे पास स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल आएगा। आज बड़े उल्टे सीधे नाम आएंगे। तो आज मुझे अब आपके साथ सबसे पहले लास्ट टाइम दो केसेस डिस्कस किए थे, बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। आज वहां पर हमारे पास थर्ड एग्जांपल आएगा। तो थर्ड एग्जांपल के लिए वहां पर हमारे पास आएंगे डिस्टॉर्टेड केसेस ऑफ AB5। बेटा मैंने आज डिस्टॉर्टेड केसेस करने AB5। अब याद करो जब 5 का केस था ऋषिका, अगर आपने बेटा ये लेक्चर देख लिया था तो याद है AB5 में एक बॉन्ड अबव द प्लेन और एक बॉन्ड क्या था बिलो द प्लेन, बाकी क्या रह गए तीन। तीन कहाँ पे घूमेंगे हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर में, क्योंकि 360 को डिवाइड किया 3 तो क्या था 120। इससे बेटा AB5 का याद करो रेगुलर स्ट्रक्चर हमारे पास 1B अबव द प्लेन 1B बिलो द प्लेन, तो एक भी इधर एक भी इधर और एक भी था इधर, ये आया था हमारे पास। क्लियर? तो बेटा इसमें बताओगे हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? इसमें कितने थे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? हाँ 5 जी कितने थे? 1 2 3 4 5, आगे 5। हाँ जी बेटा आगे Yes, sir. 5। Yes, sir. ठीक। अब बेटा इसकी याद करो ज्योमेट्री को नाम क्या दिया था? ट्राइएंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। यही था ना बेटा इसका नाम, ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ये छोटा छोटा मैंने इसलिए लिखा है ताकि मेरे पास सारे फिगर्स इकट्ठे आ जाए। पढ़ा जा रहा है सबसे? हाँ जी बेटा पढ़ा जा रहा है? सर Yes, अगर sir. पढ़ा जा रहा है Yes, अब sir. बेटा इसमें ना वर्ड आ रहा है ट्राई। ये देखो तुम्हारी बुक्स में ये लॉजिक्स नहीं दिए बेटा, जो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पे आ रहा है ट्राई। ट्राई का मीनिंग क्या था गुरूर हर्षिता? कि यहाँ पर हमारे पास 3 डिस्टॉर्टेड केसेस है। और बेटा सॉरी मैं बीच में एक दो स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ, ये मत सोचना कि मेरे कोई ये स्टूडेंट कोई मेरे फेवरेट स्टूडेंट है। तुम सारे मेरे फेवरेट हो, मैं इसलिए मैं बीच में नाम लेता हूँ तुम लोग सारे, ताकि एक्टिव रहो मेरे साथ। क्योंकि तुम में से ना कोई अभी किसी के मम्मा का भी फोन आया था एक बार, कहते खन्ना सर आप इन बच्चों से इतना कहते हो आंसर करो आंसर करो, एक दो आंसर करते बाकी नहीं करते। तो बेटा सभी बोला करो मेरे साथ। इसमें वर्ड था ट्राई। ट्राई मीन्स यहाँ पर 3 डिस्टॉर्टेड केसेस आएंगे। अगर 3 डिस्टॉर्टेड केसेस आएंगे तो मैं देखो ट्राई में है तो देखो मैं इन लोन पेयर को यहाँ पे प्लेन में घुमा दूं 1 2 3 पोजीशन पर। हाँ जी बेटा यहाँ पे वर्ड आ रहा था ट्राई, तभी मुझे 3 डिस्टॉर्टेड केसेस बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा इन लोन पेयर को 1 2 और 3 इन 3 पोजीशंस पे घुमा दूंगा। इससे क्या होगा जो मेरा बॉन्ड ऊपर था और जो नीचे है ये दोनों स्टेबल थे, मैं इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा ताकि इन दोनों की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने इन दोनों को कुछ नहीं किया, इन दोनों को कुछ नहीं करेंगे, और बाकी जो ट्रायंगुलर प्लेनर है इन पे लोन पेयर घुमाना स्टार्ट कर देंगे। देखना आज हमारे पास एक केस बेटा ऐसा बनेगा 1B above the plane 1B below the plane। मैंने इधर रख देना लोन पेयर, एक B कर देना इधर और एक B कर देना इधर। क्लियर? तो ये एक हमारे पास 8 डिस्टॉर्टेड केस बनेगा। तो अगर तुम बच्चों ने ये कॉपी में बना लिया है, ठीक, अगर ये आपने कॉपी में बना लिया है तो बेटा अपनी कॉपी को थोड़ा सा टिल्ट करोगे। टिल्ट कैसे करो कि तुम्हारा ये A डॉट ऊपर आ जाए, ये ऊपर आ जाए, एक भी इधर आ जाएगा, एक भी इधर, एक भी इधर और एक भी इधर। देखो बेटा अगर कॉपी में आपने ऐसे लिखा है, अगर आपने कॉपी में से ऐसे लिखा है तो मैंने आपको क्या कहा इसे ऐसे कर लो। क्लियर? तो करो यही फिगर बन रहा है। हाँ जी बेटा Yes, बन sir. रहा है ये फिगर? Yes, sir. बन रहा है ना? Yes, तो आपको sir. शुरू से याद है आदत क्या की है? लोन पेयर पे रख दो हाथ। मैंने लोन पेयर पे रख दिया हाथ। अगर मैंने लोन पेयर पे रखा है हाथ तो देखो इसकी शेप हमारे पास ये बन रही है। हाँ जी बन रहा है ये Yes, शेप। sir. अगर Yes, ये sir. शेप बन रहा है तो देखो ये छोटे बच्चों का झूला नहीं है, किसी भी आप प्लेग्राउंड में जाओ और कोई हो या ना हो ये झूला जरूर लगा होता है। एक साइड एक स्टूडेंट बैठा है एक साइड दूसरा, इसे हम लोग नाम क्या देते थे सीसॉ। दिस वाज आवर सीसॉ शेप।
दिस वाज आवर सीसॉ। अब देखो यहाँ पे मैं वर्ड ये नहीं लिख रहा ज्योमेट्री, अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड आना शुरू हो गया सीसॉ शेप। तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव सीसॉ शेप। ये आएगा आज एक केस। ऐसे ही बेटा एक और केस हमारे पास आएगा, ए 1b above the plane 1b below the plane। अब मैंने क्या किया, इधर भी लोन पेयर और इधर भी लोन पेयर, और इधर मेरे पास क्या बी। मैंने आपको आदत क्या डाली है, लोन पेयर पे रखो हाथ। अगर लोन पेयर पे हाथ रखा है तो यहाँ पर ये ऐसे बन रहा है। अब फिर अपनी कॉपी को घुमा दो तो ये मेरे पास ऐसे बन जाएगा। यस सर बेटा एक मिनट बाद मुझे थोड़ी देर बोलने दो। तो जैसे ये किया तो दैट मींस दिस मॉलिक्यूल विल बी सेड टू हैव टी शेप। यहाँ पर टी शेप आ जाएगी। हाँ जी सर हुआ क्लियर। मैंने बस लोन पेयर पे रखा हाथ। ये देखो बेटा बुक्स में सिर्फ नाम दिए हैं और सारे टीचर्स कहते हैं ये बुक में से टेबल गिवन है 14-15 केसेस का, इसको रट्टा लगाओ। मेरे साथ क्रैमिंग नहीं थी, बस लॉजिक था। मैंने लोन पेयर पे रखा हाथ। अगर लोन पेयर पे हाथ रखा है तो यहाँ पर शेप ऐसे बन रहा है। अब अपनी कॉपी को घुमा दो। अगर कॉपी को घुमाया तो दूर से क्लियर हो रहा है टी बन रहा है। तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव टी शेप। हाँ जी अब पूछो बेटा जो स्टूडेंट डाउट पूछ रहा था। हाँ जी बेटा। सर हमने ये राइट साइड वाले ही लोन पेयर क्यों लिया, ऊपर वाला क्यों नहीं लिया? बेटा मैंने पहले कह दिया ऊपर और नीचे दोनों बॉन्ड स्टेबल हो रखे हैं और मुझे ट्राई 3 लोन पेयर घुमाने हैं, तो मैं 2 को डिस्टर्ब नहीं कर रहा जो स्टेबल बैठे हैं। ओके मैंने सर। लोन पेयर तीनों इधर ही घुमा दिए इक्वेटोरियल प्लेन में। ओके सर। ठीक। अब इसके बाद लास्ट केस कौन सा रह गया मेरे पास? 3 केस थे। अगर 3 केस थे शायद तुम में से कोई अब इसका नाम बता दे। 1b above the plane 1b below the plane। एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर आएगा इधर। तो लोन पेयर पे मैंने क्या किया, हाथ रख दिया। अब दूर से नहीं क्लियर हो रहा, सीधी लाइन आ रही है। हाँ जी आ रहा है यस लाइन। सर अगर लाइन आ रहा है तो यहाँ पर अब वर्ड क्या आ जाएगा, लीनियर ज्योमेट्री नहीं, यहाँ पर वर्ड आ जाएगा दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव लीनियर शेप। यहाँ पर लीनियर शेप आ जाएगी। और बेटा ये ना 12th क्लास में भी स्ट्रक्चर्स आते हैं। मैं दिसंबर में भी जब टेस्ट देता हूँ ना, बड़े स्टूडेंट ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस गलत कर देते हैं। तो तुम लोग ध्यान रखो, आर से ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल ट्राई था तो हमें 3 डिस्टॉर्टेड केस बनेंगे। एक बार लोन पेयर एक रखा, इधर रखा मैंने हाथ, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ सीसॉ। अगर 2 लोन पेयर है तो रखा हाथ, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ टी शेप। और अगर मेरे पास क्या थे 3 लोन पेयर है तो मेरे पास सीधी लाइन आ रही है। सीधी लाइन मींस वी विल हैव लीनियर शेप एसोसिएटेड। अब बताओ सबको मेरे साथ कितना शेप्स का कांसेप्ट क्लियर हुआ? करें अब इनके एग्जांपल्स कंसीडर। हाँ जी सर आपने जो कॉपी टिल्ट करके जो बताया था सर, हम उसमें हमेशा लोन पेयर ऊपर रखना है ना हमें? हाँ लोन पेयर, क्योंकि पता क्या था बेटा, लोन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियर पुल के अंडर है तो हमेशा ऊपर भागेगा, उसे ऊपर भगा दो। क्योंकि बेटा पता क्या, ये टॉपिक तो मैं क्या बताऊं, आज से 10-12 साल पहले मैंने खुद घर में बैठ के ये लॉजिक्स बनाए थे कि कैसे करें। क्योंकि मैं भी हर बार ना ये टॉपिक्स बार बार पढ़ के परेशान हो जाता था, याद ही नहीं होते थे। तो फिर धीरे धीरे बस ऐसे मैंने आदत डाली कि लोन पेयर पे हाथ रखते जाओ, हमारे स्ट्रक्चर्स खुद ही बन जाएंगे। यही तो फायदा था बस हमारी केमिस्ट्री करने का। ठीक है अब क्लियर? करें अब इनके एग्जांपल्स? यस सर। चलो Yes, sir. अब बेटा हमारे पास यहाँ पर इनका फर्स्ट एग्जांपल आ जाएगा और डिस्टॉर्टेड ऑफ AB5 टाइप। ये तो यहाँ पर आज थर्ड केस हमारे पास आया SF4 मॉलिक्यूल। SF4 मॉलिक्यूल ये। अब अगर तुम में से किसी को याद था मेरे साथ SF4 का कंसेप्ट, मैं यहाँ पर आपका रेगुलर ज्योमेट्री बनाकर बैठ गया। ये रेगुलर ज्योमेट्री तो बना ली। अब तुम्हें से अगर किसी ने याद रखा था, मैंने कहा था सबसे पहले सेंट्रल एटम को पकड़ो 16। तो 10th क्लास में इसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी 286। तो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। क्लियर? बाहर वाले शेल में 6 थे। फ्लोरीन का क्या था? 9। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2-7। अब देखो बेटा सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ। अगर 4 है तो पक्का बॉन्डेड पेयर विल बी 4 बॉन्डेड पेयर आ गए। अब आ गया लोन पेयर। 6 में से 4 तो यूज हो गए बॉन्डिंग में, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री थे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, दैट मींस वी हैव गॉट 1 लोन पेयर। तो दैट मींस यहाँ पर टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे पास क्या आ गए 5। यहाँ पे टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आगे 5। अब फिर बड़ी सी स्टेटमेंट, इफ वी आर हैविंग ऑल 5 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। तब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या थी? रेगुलर थी। बट नाउ वी आर हैविंग 4 बॉन्डेड पेयर
and one lone pair. So molecule will have distorted geometry. तो इसलिए यहाँ पर अब क्या था, 5 बॉन्ड तो करने हैं. सल्फर आ गया यहाँ पर, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, एक लोन पेयर था यहाँ पर लोन पेयर, एक एफ आ गया यहाँ पर और एक एफ आ गया यहाँ पर. घुमाओ इसे, we get formation of seesaw shape. Here we get formation of seesaw shape. ये आ गई हमारे पास seesaw shape. और देखो ये एग्जांपल पेपर में आ जाएगा. इसके नीचे SF4 CH4 में याद करो सभी बॉन्डेड पेयर थे. In SF4 we have got 4 bonded pair and 1 lone pair of electron present. अब बताओ बेटा सबको SF4 का केस क्लियर, कैसे काउंटिंग की, बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर और टोटल पेयर. सर इसका एक बार एक एग्जांपल दे दो. सर ये एग्जांपल ही तो उठाया है. SF4 सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या था 6. तो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6. 4 बॉन्डिंग में यूज हो गए, 6 में से 4 बाहर गए, तो 4 ने बना दिया बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री which were not taking part in bond formation. तो लोन पेयर पक्का क्या आ गया 1, टोटल पेयर क्या आ गया 5 है तो आनी चाहिए थी AB5, but we are having 4 bonded and 1 lone pair, तो distorted shape आ गई. कौन सा, seesaw shape. अब बताओ बेटा सबको ये कैलकुलेशन क्लियर है, BP, LP और TP. सर हाँ जी सर हम इसमें लोन पेयर कैसे देख रहे हैं सर, मतलब क्या मेथड है उसका देखने का? बेटा मैंने अभी आपको बताया कितने शेल में, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन थे 6. मैंने इसलिए आज आपको फिर मैसेज भी किया था रात को भी कि एक बार वेस्पर थ्योरी के केसेस जरूर देखना. तो मैंने आपको लास्ट में अमोनिया और वाटर 2 केसेस कराए थे बेटा. सल्फर के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, 4 यूज हो गए बॉन्डिंग में, तो कितने रह गए 2. तो दैट मींस वी आर हैविंग 4 बॉन्डेड पेयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. ठीक. यस सर. हाँ जी क्लियर, सबको क्लियर या किसी को अभी भी डाउट है? क्लियर है सर. सभी को. चलो गुड. अब SF4 के बाद नेक्स्ट करूँ सर. अब यस सर एक मिनट सर, एक बार लिखने दो सर. आप बना लो. अब इसके बाद नेक्स्ट इसको बस हटा देता हूँ यहाँ से. अब SF4 के बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पेपरों में पढ़ा रखा है ClF3 मॉलिक्यूल. अब मेरे पास आ जाएगा ClF3 मॉलिक्यूल. क्लियर? हाँ जी कर दूँ रब. सर एक मिनट. चलो बाकी तब तक ट्राई करो. ClF3 में BP, LP और TP क्या आएगा? कर दूं रब? हाँ जी कर दे रब. यस सर. अब मैं बेटा, अब आप बच्चे मुझे बताना, मुझे नहीं पता. Cl का मुझे ध्यान में एटॉमिक नंबर 17, स्कूल में कॉन्फ़िगरेशन किया था 287. फ्लोरीन का क्या था 9, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था 27. क्लियर? तो बेटा अब आप बताओ इसमें BP, LP और TP. तो चलो एक एक इकट्ठा करते हैं, नेक्स्ट है तुम लोग बताना. Cl फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है 3. यस सर. 3, तो दैट मींस 7 में से 3 तो पक्का यूज हो गए बॉन्डेड पेयर में. बाकी कितने रह गए, 7 में से 3 गए 4 मींस लोन पेयर कितने हो गए 2. टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आगे 5. क्लियर? अब फिर वही बड़ा सा स्टेटमेंट कहता था ना, आखिर तक तुम बच्चे तंग आ जाओगे. इफ वी आर हैविंग 5 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, molecule was said to have regular geometry, triangular, planar, bipyramidal geometry, but now we are having 3 bonded pair and 2 lone pair. Molecule is said to have distorted geometry. तो अगर अब इसका ज्योमेट्री बनाना था Cl, तो एक फ्लोरीन तो गया ऊपर, एक फ्लोरीन गया नीचे, लोन पेयर कितने थे 2, तो मैंने इस बार लोन पेयर इधर घुमा दिए इन पोजीशन पे. तो यहाँ पर भी क्या आ गया F. तो जब मैं दूर से देखो लोन पेयर पे रखा हाथ, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ T शेप. So this molecule is said to have T shape. तो ये आगे इस मॉलिक्यूल की शेप T शेप. तो मैंने इसलिए देखो अब आपको वेस्पर थ्योरी में लास्ट पॉइंट लिखा था, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेल्प अस टू प्रेडिक्ट ज्योमेट्री और शेप ऑफ आवर मॉलिक्यूल. तो ये था बेटा टोटल पेयर का कांसेप्ट. अभी ना मैं सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा था, इनके उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं पकड़े. एक बार स्ट्रक्चर्स कर लें बेटा, फिर इनके उल्टे सीधे क्वेश्चंस पकड़ेंगे जो ऊपर सीरीज बन रही है. अब आप बताओ ClF3 को मैं यहाँ पर लिख सकता था, आ सकता था ClF3 यहाँ पे. और ये Yes, बेटा sir. हमारा कंपटीशन का पहला कॉमन क्वेश्चन बन रहा है. ये तीनों आ जाएंगे और इन्हें अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोन पेयर. तो अगर तुम बच्चों को स्ट्रक्चर क्लियर थे, पहले में कोई लोन पेयर नहीं था, दूसरे में एक था, तीसरे में हमारे पास क्या था 2 लोन पेयर्स. तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर आया
पहले BF3 फिर NH3 एंड आफ्टर दैट ClF3 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे कंपटीशन और CBSE में पक्का आते हैं। क्लियर? अब बताओ बेटा सबको ClF3 क्लियर? यस सर। तो बेटा तुम्हें ना ये एग्जांपल ऐसे नहीं याद करने, ये मुझे पढ़ाते पढ़ाते एग्जांपल याद हो गए। तुम्हें तो पेपर में ये मॉलिक्यूल्स आएंगे, आपको बस इनके स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने आने चाहिए बस। अब बताओ सबको ClF3 क्लियर? Yes, sir. क्लियर? चलो गुड, कर दूं अब? Yes, sir. यस सर। चलिए अब ClF3 के बाद हो गए सारे डिस्टॉर्टेड केस इसके, या कोई रहता है? सर एक रह गया। गुड, एक सीसॉ कर लिया, दूसरा कौन सा किया? टी। एक अभी रह गया, जो एक रह गया अब मैंने आपसे यहाँ पर लिया फॉर्मेशन ऑफ xenon F2 मॉलिक्यूल। अब मैंने आपके साथ लिया फॉर्मेशन ऑफ xenon F2 मॉलिक्यूल। अब बेटा अभी तक अब देखो आपने 10th तक क्या पढ़ा था? नोबल गैसेस हमारे पास क्या थी? नोबल गैसेस वर आइडियल, दीज वर नॉट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। और यहाँ पर xenon F2 की फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि xenon कहाँ बैठा है अपने ग्रुप में? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और xenon। रेडॉन को मैंने पकड़ा नहीं, क्योंकि रेडॉन क्या था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो बेटा देखो नीचे जाते हुए साइज क्या होता था? बड़ा। तो xenon का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या था? लूजली हेल्ड है। So as compared to remaining noble gases, xenon has got tendency to lose its electron. Xenon अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब xenon से इलेक्ट्रॉन छीनेगा कौन? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमारे पास पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा था? फ्लोरीन। क्यों? वो कहाँ बैठा था प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास? इस इधर कॉर्नर पे। तो यहाँ पर साइज क्या था? सबसे स्मॉल। अगर फ्लोरीन का साइज स्मॉल था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज वेरी हाई। तो बेटा ये हमारे पास ना 12th क्लास में xenon F2, xenon F4 और xenon F6, इन तीनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस भी आ जाएंगे। इन तीनों के xenon F2, xenon F4 और xenon F6, इन सब के हमारे पास फॉर्मेशन के कंसेप्ट्स आएंगे और इनके स्ट्रक्चर्स फिर रिपीट होंगे जाकर 12th क्लास में। इसलिए ये स्ट्रक्चर बेटा हमारा 12th में आएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर आज थे। आज पहला स्ट्रक्चर आ गया xenon F2 का। तो अगर xenon F2 का स्ट्रक्चर आ गया ये, तो अब देखो बेटा यहाँ पर मैं कैसे चीजों को शॉर्ट करता हूँ। तो xenon का पक्का है, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। क्यों? क्योंकि मुझे क्लियर था बाहर वाला शेल क्या था? 5s2 5p6। इसके बाहर वाले शेल में वी वर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का क्या था? 9। तो वी वर हैविंग 2 7। क्लियर? तो अब बेटा तुम लोग बताओ मुझे यहाँ पर Bp, Lp और साथ में क्या था? Tp। क्लियर? आप बताओ xenon के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर और टोटल पेयर क्या आएंगे? 2 bonded pair, गुड, 2 बॉन्डेड पेयर, क्योंकि xenon ने फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाए। गुड बेटा। और the लोन 3 पेयर? lone pair, 3 गुड lone बेटा। pair, ये कौन आंसर दे रहा है मुझे? कौन दे रहा है ये आंसर? the Vinayak, हाँ विनायक, गुड बेटा। क्योंकि देख यहाँ पे 2 यूज हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। 6 इलेक्ट्रॉन मींस 2 के 3 पेयर बन गए, तो लोन पेयर आर 3, तो टोटल फिर 5 आ गया। हाँ जी बेटा, फिर टोटल 5 आ गया। आयुषी, अगर अब टोटल 5 आ गया, फिर वही बड़ा स्टेटमेंट, इफ वी वर हैविंग ऑल बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, molecule was said to have regular geometry, but now we are having 2 bonded pair and 3 lone pair। तो मैंने क्या किया? xenon को पक्का आना है बीच में, एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन क्या नीचे। लोन पेयर कितने हैं? 3। तो एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और यहाँ पर क्या आएगा? तीसरा लोन पेयर। इन पे मैंने रख दिया हाथ। जैसे मैंने हाथ रखा तो तुम्हें दूर से क्लियर हो रहा है मेरे पास सीधी लाइन है। सीधी लाइन है तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव लीनियर शेप। दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव लीनियर शेप। और देखो अब ये xenon F2 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर बन गया हमारे पास 3 सीरीज का कंसेप्ट, यहाँ पर भी बन जाएगा बेटा। ये था, ये सारे केसेस जितने बेटा कर रहा था ना, ये चैप्टर के आखिर में जाकर हमारा टॉपिक आएगा हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड लास्ट टॉपिक होगा मेरा ख्याल, क्योंकि उसके बाद बॉन्डिंग का रह जाता हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आखिर में फिर पकड़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वहां पर ये केसेस फिर हमारे रिपीट हो जाएंगे। अब बताओ बेटा सबको xenon F2 भी क्लियर? तो मेरे पास ट्रायंगुलर प्लेनर में वर्ड आ रहा था ट्राई। ट्राई के बेस पे हमारे पास 3 डिस्टॉर्टेड केसेस आ गए। एक लोन पेयर था तो सीसॉ शेप, 2 लोन पेयर थे तो टी शेप आ गया, और अगर मेरे पास 3 लोन पेयर थे तो वी वर गेटिंग लीनियर शेप ऑफ आवर मॉलिक्यूल। अब बताओ बेटा सबको यहाँ तक केसेस क्लियर? हाँ जी बेटा क्लियर? yes sir, अब अगर यहाँ तक केसेस क्लियर थे, अब मेरे पास डिस्टॉर्टेड केस किसका रह गया?
AB4 का कर लिया, AB5 का कर लिया। अब मुझे डिस्टॉर्टेड केस किसका करना रह गया, ऑफ आवर AB6। तो AB6 का डिस्टॉर्टेड केस करने के लिए अब यहाँ पे नंबर देख लो आप बेटा, सर? कितने 5 हो गए, 5 हो गए ना आपके पास नंबर। फर्स्ट अमोनिया, ये देखो 1 1 2 3 4 5 केस हो गए। अब बेटा हमारे पास यहाँ पर 6 केस आएगा डिस्टॉर्टेड AB6 टाइप। अब आना मेरे पास डिस्टॉर्टेड AB6, जब यहाँ पर सारे बॉन्डेड ही होंगे, वी विल बी हैविंग बॉन्डेड एज वेल एज लोन पेयर। तो अगर AB6 को मैं अरेंज करूं, 1 बी अबव द प्लेन, 1 बी बिलो द प्लेन, बाकी 4 कहाँ घुमाए थे आप बताओगे? हाँ जी बेटा, अब बाकी कहाँ घुमाए? सर साइड 90 साइड में डिग्री। दोनों। गुड। अगर 90 डिग्री पे थे तो ये आ गए यहाँ पर मेरे पास ये 90 डिग्री पे, 1 बी, सेकंड बी, थर्ड बी, और यहाँ पे क्या आ गया, फोर्थ बी। तो इसका नाम याद करो क्या था, ऑक्टाहेड्रल। पर ऑक्टाहेड्रल कहता था सिर्फ एनसीईआरटी के बुक में दिया, इसका एक और नाम बताया था। ये स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, एक पिरामिड ऊपर और एक नीचे, इसे एक और नाम दिया था स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, पिरामिडल ज्योमेट्री। गुड, बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ये नाम दिया था स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। सॉरी बेटा, आप में से एक स्टूडेंट कोई डाउट पूछ रहा था बीच में, पूछोगे क्या? क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा था फ्लो में बोल रहा था। अब बता दे क्या डाउट था बेटा। सर वो जो ClF3 था हाँ उसके जी, बॉन्डेड पेयर वगैरह में डाउट है क्या? सर। बॉन्डेड पेयर तो 3 हो गए, हाँ लोन जी पेयर 2 कैसे आया? बेटा, कितने थे आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन? सर 7। तो 7 में से 3 बाहर हो गए, कितने रह गए? सर अगर पेयर में होंगे तो 3 बेटा जी मैं इलेक्ट्रॉन अभी में। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन बता कितने रह गए। सर 1। शाबाश, 7 में से 3 बाहर गए तो 1। 4 सर 4। नहीं सर, पेयर गया है ना तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। बेटा मैं पेयर की बात ही नहीं कर रहा, मैंने तुझसे इलेक्ट्रॉन पूछा है। Cl के बाहर वाले शेल में 4 रह गए। 4 रह गए, 4 रह गए, तो पेयर कितने हुए? 2 2 पेयर नहीं हो गए? 2 पेयर्स। तो 2 पेयर्स, तो 2 बॉन्डेड पेयर, 2 लोन पेयर। ओके सर। ठीक, और जो तुझे डाउट आ रहा है वो Cl के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड भी तो बना रहे हैं, फ्लोरीन भी तो अपना इलेक्ट्रॉन ला रहा है। ओके सर। ठीक है, तो बॉन्डेड पेयर हमारे पास आ गए वहां पर 3 और लोन पेयर 2 रह गए। अब तो क्लियर? यस सर। पक्का? पक्का के नहीं? यस सर। ये कौन है, कौन पार्थ? यस सर। चल पार्थ, अभी नेक्स्ट के तू ही बताना फिर मुझे। अब बेटा यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल आ गया। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, बाई। अगर बाई आ रहा है तो बाई का मुझे ध्यान में था 2, तो दैट मींस हियर वी आर हैविंग 2 डिस्टॉर्टेड केसेस, यहाँ पर 2 डिस्टॉर्टेड केसेस है। तो बेटा अब तुम लोग बताओ, मैंने 2 लोन पेयर घुमाने हैं, अगर 2 लोन पेयर घुमाने हैं, कहाँ घुमाऊं, ऊपर नीचे घुमा दूं? क्योंकि क्या करा, ये चारों एक दूसरे को बैलेंस करके बैठे हैं, इन चारों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। तो यहाँ पर बाई वर्ड था, बाई के बेस पे यहाँ पर 2 डिस्टॉर्टेड केस बनेंगे। अगर 2 डिस्टॉर्टेड केस बनेंगे तो उन लोन पेयर को मैं ऊपर और नीचे घुमा दूं। यस सर। यस सर। अगर ऊपर और नीचे घुमा दिया तो देखो एक स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, 1 बी, सेकंड बी, थर्ड बी और फोर्थ बी। तो यहाँ पर सपोज आपने मुझे कहा खंड तक बी ऊपर शो कर दो और लोन पेयर क्या नीचे। क्लियर? तो बेटा अब देखो लोन पेयर पे अगर मैं रखूं हाथ तो स्क्वायर प्लेनर तो अभी भी है। अब पिरामिड 2 है या 1? 1। 1। तो क्या किया मैंने, यहाँ से बाई हटा दिया, ये आ गई हमारे पास स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। अब यहाँ पर ज्योमेट्री नहीं, यहाँ पर वर्ड क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप। तो दिस मॉलिक्यूल विल हैव स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप। 5 बॉन्डेड पेयर और 1 लोन पेयर। ये लोन पेयर आपकी मर्जी है, आप में से कहता करना सर मैं तो बी इधर लोन पेयर ऊपर दिखाऊंगा, ये आप जैसे मर्जी शो कर दो, हमें कोई फर्क नहीं है। मैंने तो बस समझाने के लिए किया था। ये लोन पेयर पे रखा हाथ, 4 बॉन्ड स्क्वायर प्लेनर, पिरामिड रह गया 1, तो स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप। ऐसे ही बेटा लास्ट में यहाँ पर एक 1 बी, सेकंड बी, थर्ड बी और फोर्थ बी, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों पे हाथ रख दूं तो मुझे कोई तो बता देगा क्या शेप, स्क्वायर। स्क्वायर प्लेनर। तो दैट ये पिरामिडल भी क्या हो गया, खत्म। ये आ गई मेरे पास स्क्वायर प्लेनर शेप। ये था बेटा।
अगर हम लोग बुक में से ना आपके ऑक्टाहेड्रल याद करते हैं तो ये ज्योमेट्रीज या शेप याद करनी सबसे मुश्किल थी। इसलिए मैंने आपको कहा कंपटीशन की बुक में इसका एक और नाम दिया स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। तो एक लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल रह गया, दो लोन पेयर आए दोनों पे मैंने रख दिया हाफ, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर शेप। ये था बेटा हमारे पास दो डिस्टॉर्टेड केसेस ऑफ आवर AB6 टाइप। करें इनको एग्जांपल्स के बेस पे, करें एग्जांपल्स के बेस पे। हाँ जी बेटा कर दूं सर आप? हाँ जी कर दूं? कर दो सर जी। चलो अब बेटा हमारे पास कितने केस हो गए थे? 5। 5 के बाद अब ये आ गया हमारे पास 6 केस। 6 केस हमारे पास आ गया फॉर्मेशन ऑफ IF5 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया IF5 मॉलिक्यूल। देख अगर मैं यहाँ पर पहले रेगुलर ज्योमेट्री बनाकर छोड़ दूं, A 1B, यहाँ पर सेकंड B, यहाँ पर थर्ड B, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ और यहाँ पर क्या था 6। तो इसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? 6 थे। क्लियर? तो बेटा अब आप मुझे IF5 का करना है, तो आयोडीन का बाहर वाला शेल, फिर ऐसे करें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन का बाहर वाला शेल क्या था? 2s2 2p5। तो ये 3 ये 4 और 5। तो आयोडीन का पक्का है बाहर वाला शेल क्या आ जाएगा? 5s2 5p5। तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 7। आयोडीन हैज गॉट 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे यहाँ पर Bp Lp और Tp, अब सारे नहीं रणवीर, अब रणवीर मुझे बताएगा IF5 में कितने बॉन्डेड पेयर्स आएंगे बेटा? हाँ जी रणवीर IF5 में कितने बॉन्डेड पेयर्स आ गए? हाँ जी रणवीर IF के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 5। तो पक्का Yes, sir. बॉन्डेड पेयर 5 आ गए। Yes, sir. क्लियर? अब 7 में से 5 गए, कितने रह गए? 2। अगर 2 रह गए तो एक लोन पेयर हो गया। Yes, sir. अगर लोन पेयर हो गया तो टोटल 6. अब फिर वही बड़ा स्टेटमेंट, if we were having all 6 bonded pair of electron, molecule was said to have regular geometry, but now we are having 5 bonded pair and 1 lone pair, so molecule is said to have irregular geometry। यहाँ पर irregular geometry आ गई। जैसे irregular geometry आई, ऊपर नीचे इधर और एक बॉन्ड कहाँ थे? यहाँ पर। तो एक F आ गया यहाँ पर, एक F आ गया यहाँ पर, एक F यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? लोन पेयर। लोन पेयर पे रखा हाथ, लोन पेयर पे रखा हाथ, तो इसकी मेरे पास ज्योमेट्री सॉरी शेप क्या आ गई? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर यहाँ पर मैंने क्या रखा था? हाथ। तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। अब मैंने यहाँ पे वर्ड ज्योमेट्री नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? शेप। Wherever we are having bonded pair as well as lone pair, वहां पर हम लोग वर्ड देंगे शेप। तो ये आ गया स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप। और IF5 एग्जांपल में यहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे। ठीक बेटा? अब बताओ सबको केसेस क्लियर हुए ये? हाँ जी बेटा सबको क्लियर हुआ? सर हाँ जी सर एक डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछ। सर वो XUF2 के ऊपर है। हाँ जी XUFT के ऊपर है। किस पे? XUF2 के ऊपर है। हाँ पूछ। सर उसमें से सर लास्ट शेल में फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। हाँ। 2 तो चले गए बॉन्डेड में, तो चार मतलब तीन बेटा फ्लोरीन को क्यों पकड़ रहा है? मुझे फ्लोरीन को नहीं, मुझे हर बार सेंट्रल एटम को पकड़ना है। सेंट्रल एटम क्या है? ज़ीनॉन। ओके सर। मुझे ज़ीनॉन को पकड़ना है हर बार, सेंट्रल एटम। मैं ये बॉन्डेड पे लोन पर काउंटिंग कर रहा हूँ हर बार सेंट्रल एटम। मैं कभी साइड वाले एटम्स को नहीं पकड़ रहा, सिर्फ सेंट्रल एटम को पकड़ कर चल रहे थे। ओके सर वही दिक्कत हो रही थी। हाँ ठीक है अब क्लियर? यस सर। चल अब इस हाँ जी कोई और भी अभी बोला सर? हाँ जी सर डिस्टॉर्टेड का मतलब होता क्या है? बेटा डिस्टॉर्टेड क्या होता है? बड़े टाइम पहले ना टीवी पर एक प्रोग्राम आता था, जो प्लेयर्स होते थे जैसे कपिल देव है, उसकी फोटो को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देते थे, तभी वेव सी बना देते थे, तभी जहाँ पे ज्योमेट्री नहीं है, जहाँ पे इरेगुलरिटी आ गई। डिस्टॉर्ट में मैंने खराब कर दिया, मैंने ज्योमेट्री खराब कर दी। ज्योमेट्री खराब कर दी तो मैंने नई शेप्स बना दी, ये था। नहीं तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या था? स्क्वायर है, ट्राइंगल है, क्लियर, पेंटागोनल है, ये हमारे पास है। हम लोग ने नई नई शेप बना दिया। देखा नहीं कोई टी शेप, कोई इन्वर्टेड वी शेप,
कोई सीसॉ कर दिया, हम लोग अलग अलग से ज्योमेट्रीज बनाने लगे, शेप, तो ये डिस्टॉर्टेड था। डिस्टॉर्ट मींस खराब कर देना, ठीक है? यस सर। क्लियर? तो अब बेटा इसके बाद 6th एग्जांपल के बाद, अब बेटा ऐसा करो, अब मुझे बोलना नहीं है, अब तुम लोग ये 7th केस ट्राई करो। मैंने आपको दे दिया xenon F4, क्लियर? और मुझे यहाँ पर क्लियर था ए का 1b above the plane, 1b below the plane, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पर क्या था 5th। बेटा अब आप xenon 4 में मुझे बताना खुद कैलकुलेट करके, इसमें बीपी, एलपी और टीपी। 4 ये कौन है जो इतनी जल्दी आंसर दे रहा है? पार्थ। सर 4 बॉन्ड। चलो अब थोड़ी देर रुक, सभी को ट्राई करने से पहले बीपी, एलपी और टीपी स्ट्रक्चर मैं बनवा दूंगा। अब मुझे बस पहले बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर और टोटल पेयर ये काउंट कर दो। सर आंसर बता दो। ठहर जा, जिससे मैं पूछता जाऊं ताकि मुझे भी हो जाए, सबको क्लियर है? हाँ जी आयुषी, आयुषी अब बताएगी Yes, sir. में बॉन्डेड पेयर कितने हैं? Sir, 4. गुड। तो हर्षिता आप बता दे लोन पेयर कितने आएंगे? हर्षिता, हाँ जी हर्षिता, यस सर। लोन पेयर कितने आएंगे बेटा? 4 तो बॉन्डेड आ गए, तो लोन पेयर 2 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, बाकी कितने रह गए? 4। 4। 4 के बेस पे लोन पेयर 2 बन गए, यस सर। 2, तो टोटल कितने आ गए? 6। सबको क्लियर? कोई एक स्टूडेंट जिसे अभी भी डाउट है? हाँ जी बेटा क्लियर? गुड। अगर ये क्लियर था फिर वही बड़ा स्टेटमेंट, इफ वी वर हैविंग 6 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, molecule was said to have regular geometry, but now 4 bonded and 2 lone pair, molecule is said to have irregular geometry। इसलिए इस बार मेरे पास xenon आ गया इधर, एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर और एक F यहाँ पर। एक लोन पेयर चला गया ऊपर और एक लोन पेयर आ गया नीचे। दोनों पे मैंने रखा हाथ, अगर हाथ रखा है तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनर, we get formation of square planar shape। ये आ गई मेरे पास इस मॉलिक्यूल की square planar shape। अब बताओ बेटा सबको क्लियर हुआ xenon F4? यस सर। क्लियर? Yes, sir. xenon F4 को मैं अब यहाँ पर लिख सकता हूँ? हाँ जी बेटा लिख सकते थे यहाँ पर xenon F4? यस सर। सबको क्लियर? अब बेटा आपकी बुक्स में ना यहीं तक केसेस थे, पर तुम बच्चों का इंटरेस्ट देखकर मैं हर बार वो स्ट्रक्चर आएगा 12th क्लास में, तो मैं वहां पे ना बस आपसे एक स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट का। और ये मत सोचना नजर को आता नहीं है इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहे, तो ये मत सोचना, स्ट्रक्चर करेंगे वो जाकर 12th क्लास में। अभी बस आप लोग मुझे इस लास्ट केस में, मुझे बोलना नहीं है, पहले सभी ट्राई करना, हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर एंड टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये 7th केस तो हो गए थे, अब ये लास्ट केस था, दैट वाज xenon F6। बेटा 12th क्लास में इसकी प्रिपरेशन भी आएगी और इसका स्ट्रक्चर भी आएगा, पर मुझे था कि तुम बच्चे मुझे आंसर जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो मुझे था एक केस हर बार ये जरूर पकड़ते xenon F6। तो आप इसमें मुझे बता देना बीपी, एलपी और टीपी कितने कितने होंगे? बीपी, एलपी और टीपी बताऊं सर? अभी एक बार सबको करने दे एक बार। सर किसके कैसे बताना है? तो बीपी, एलपी और टीपी ये ऊपर लिखा तो है मैंने xenon F6, xenon F6 में। अब कौन रह गया जिससे मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? हाँ जी विनायक ने भी आंसर किए, आयुषी ने भी बता दिया, कौन रह गया? हाँ जी ऋषिका, चल ऋषिका आप बताओ बेटा इसमें बॉन्डेड पेयर कितने होंगे? हाँ जी ऋषिका, बॉन्डेड पेयर 6 आ जाएंगे बेटा? हाँ जी आ जाएंगे 6 बॉन्डेड पेयर? हाँ जी आ जाएंगे ऋषिका, xenon F6 में 6 बॉन्डेड। चल तो अब बताओ लोन पेयर, लोन पेयर 1। गुड, क्योंकि 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे 2 के बेस पे लोन पेयर 1, तो टोटल क्या 7 आ गया।
क्लियर बेटा? अभी अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है खन्ना सर इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दो, इसका बेटा लास्ट स्ट्रक्चर ये आएगा नहीं पेपर में, जिस बच्चे को बस इंटरेस्ट था उसके लिए ड्रॉ कर रहा था। तो एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, और एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक फ्लोरीन यहाँ पर, 6 के 6 आ गए। अब बेटा ये लोन पेयर आपकी मर्जी है, किसी की बुक में ये लोन पेयर 12th में यहाँ दिखा देते हैं, किसी में यहाँ नहीं शो किया तो यहाँ पे शो कर दिया। मेरी आदत है इस लोन पेयर को शो करने का यहाँ पर, यहाँ पर। क्लियर? अभी इसकी ज्योमेट्री या शेप का नाम मत पूछना, वो 12th में करेंगे, नहीं तो सब में कंफ्यूजन आ जाएगा। क्लियर? तो ये था इसका ज्योमेट्री या शेप ऑफ अवर Xenon F6। और तुम्हारे ये कंपटीशन में बड़ी बार आ रखा है Xenon F2, Xenon F4 और Xenon F6। इसमें याद करो लोन पेयर 3 थे, इसमें 2, इसमें 1। पेपर में बड़ी बार आया अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अरेंज करने आ रखे हैं। तो Xenon F6 मेरा यहाँ पर इधर आ जाएगा बेटा। अब बेटा देखो तुम्हारे ना बड़े फ्रेंड्स इन 14 केसेस को क्रैमिंग करते हैं कि सर हमें जहाँ जाते हैं वहां पे एक टेबल दे दिया, टेबल को रट्टा लगाओ। तो बेटा मुझे ऐसे 14 स्ट्रक्चर्स याद नहीं रहते, तो ये 14 के 14 स्ट्रक्चर्स अभी वी हैव डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवर हाइब्रिडाइजेशन आल्सो। वो टॉपिक आगे आएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले हमारे पास बीच में और काफी नए टॉपिक्स आएंगे, उन्हें हमें कवर करना है। तो अब बताओ बेटा सबको मेरे साथ आज वेस्पर थ्योरी का बेसिक सारा क्लियर हुआ? मैंने डिस्कस किया फर्स्ट सिर्फ बॉन्डेड पेयर, आफ्टर दैट बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबको क्लियर हुआ ये थ्योरी का कांसेप्ट? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्लियर? यस सर। चलो गुड बेटा, पेपर में आपके फाइनल पेपर तक पक्का है ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर्स, नहीं तो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन पहला कॉमन क्या आ रखा है? वाटर इज सेड टू हैव, क्लियर, वाटर इज सेड टू हैव इन्वर्टेड वी शेप, बट Xenon F2 is said to have linear shape, give reason। तो क्या था वाटर में, क्या था we were having 2 lone pair of electrons hybrid, और यहाँ पे बॉन्ड क्या आ रहा था AB4, तो इन्वर्टेड शेप आ गई। या फिर आता है BeF2 is said to have linear, अब आप बताना बेटा BeF2 is said to have linear geometry and Xenon F2 is said to have linear shape, give reason। तो क्या रीजन दोगे? BeF2 को मैंने कहा linear geometry और Xenon F2 को मैंने कहा this molecule is said to have linear shape। Why? सर उसमें सर लोन पेयर 2 थे और उसमें 1 था लोन पेयर। गुड बेटा, क्योंकि BF2 में कोई भी लोन पेयर नहीं था, but in Xenon F2 we were having 3 lone pair, that's why this molecule was having distorted। तो इसका आ गया linear shape और BF2 का आ गया linear geometry। बेटा पेपर में ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। क्लियर? तो अब बताओ मेरे साथ ये पूरा वेस्पर थ्योरी का कांसेप्ट क्लियर? हाँ जी Yes, sir. गुड, अगर क्लियर है। अब बेटा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। क्लियर? वो इंटरेस्टिंग कैसे रहता है एक बार अगर कंपाइल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस आवर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बाद किया फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वहां पे एक आंसू का कंसेप्ट किया और एक फॉर्मल चार्जेस को कैलकुलेट किया था। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड आवर वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी में मेरे पास बॉन्डेड पेयर और बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके कंसेप्ट्स आए। तो मैंने आपको सारे हाथों पे इधर इधर घुमा फिराकर सारे स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट क्लियर किए। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी दैट इज आवर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर? बेटा इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ना हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है ऑन 2 बेसिस। फर्स्ट वी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ क्लियर, हमारे पास आएगा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरएक्शन। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरएक्शन। एक हमारे पास आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल, on the basis of orbital overlap, on the basis of orbital overlap। बेटा आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे पॉलिटिशियन वर्ड नहीं दे दिया, जब मैंने दिया फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में हमारे पास क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आ सकते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ऑर्बिटल ओवरलैप,
याद है ऑर्बिटल s p d f कर रखे थे, तो यहाँ पे अब हम लोग ना s p और d ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करके क्या उन पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल के कंसेप्ट्स आएंगे। ये तो आएगा हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में। आज मुझे आपके साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करना था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। क्लियर? क्या था, जब बेटा देखो हमारे दो एटम्स अप्रोच करेंगे, तो याद है एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, दूसरे एटम के पास भी पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है। तो होगा क्या, देखो बेटा ये जो पॉजिटिव है ये इस दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल भी करेंगे। दैट मींस व्हेनेवर टू एटम्स विल अप्रोच, जब भी दो एटम्स अप्रोच करेंगे उनमें नए अट्रैक्टिव फोर्सेस और नए रिपल्सिव फोर्सेस आएंगे। अगर मेरे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हुए, अगर दो एटम्स अप्रोच कर रहे हैं और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या स्ट्रांग, then these atoms will come close to one another, तब ये दूसरे के पास आ जाएंगे to give us formation of stable bond। पर अगर बेटा दो एटम्स ने अप्रोच किया और उनमें रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो गए, अगर दो एटम्स ने अप्रोच किया और उनमें रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो गए, ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, तो दैट मींस दैट मॉलिक्यूल विल नेवर बी फॉर्म, वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए आपको सीबीएसई में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आता है डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ H2 molecule and non formation of He2 molecule, कि H2 exist कर सकता है but He2 cannot exist, explain on the basis of this valence bond theory। तो किसी को मेरे साथ ये लॉजिक क्लियर हुआ बेटा? जब भी दो एटम पास आएंगे, हो सकता है कभी, सॉरी बेटा, तो हो सकता है कभी उनमें आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो और कभी क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस स्ट्रांग। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो दीज टू विल अट्रैक्ट एंड विल गिव अस फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड। क्योंकि बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस में मेरे में से एनर्जी क्या जाती है, बाहर। अगर मेरे में से एनर्जी बाहर गई, मेरे पास एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, सो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड। पर अगर दो एटम्स ने अप्रोच किया और उनमें रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो गए, रिपल्शन ज्यादा, तो रिपल्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, that will never give us formation of stable molecule। तो बेटा अब आप बताओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक सिंपल सा लॉजिक क्लियर हुआ। we will study this on the basis of attractive and repulsive forces। सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? थोड़ा सा अभी फिगर ड्रॉ करेंगे फिर और भी क्लियर होगा। लॉजिक तो क्लियर हुआ कि अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस का। हाँ जी बेटा क्लियर? हाँ जी Yes, बेटा, sir. लॉजिक क्लियर हुआ सबको? क्लियर? Yes, sir. बेटा इसमें एक और लॉजिक पे मेरे साथ ध्यान रखना। तुम बच्चों के पास ना मैग्नेट्स जरूर होते हैं, वो दो मैग्नेट्स नहीं करते, वो कैप्सूल शेप में होते हैं। तो बेटा जो कैप्सूल शेप में होते हैं उनको हम लोग ऊपर नहीं फेंकते, वो स्वर्ल करते हैं, वो एक दूसरे में घूमते रह जाते हैं, है ना? होता नहीं ऐसे दो मैग्नेट्स है, उन दोनों में ट्विस्टिंग होती रहती है उनमें ट्विस्टिंग, Yes, sir. है ना? तो बेटा क्या था, एक मेरे साथ नई चीज आज कंसेप्ट क्लियर करना, तो तुम लोग पक्का अगर घर में मैग्नेट हो गए ट्राई करोगे। बेटा मैग्नेट एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट। क्लियर? पर बेटा अगर तुम लोग ये दो मैग्नेट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर तुम लोग इस डिस्टेंस के पास लाओगे ना, इस डिस्टेंस से पास, तो क्या होता है, वो डांस करना शुरू कर देते हैं। डांस में उनकी कभी भी कोलिजन हेड ऑन नहीं होती, क्योंकि बेटा जब भी ये पास आएंगे आखिर में जाकर इनमें रिपल्सिव फोर्सेस क्या कर जाते हैं, डोमिनेट। फिर इनमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाते हैं। तो देखना कभी भी मैग्नेट हेड ऑन नहीं मिलते, वो मैग्नेट या तो ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। तो तुम बच्चे ना पक्का ये मैग्नेट्स को ट्राई भी करते हो, तो स्वर्ण मैग्नेट्स मोस्टली तुम बच्चे जरूर रखते हो कैप्सूल की शेप में। तो बेटा वो बड़े अच्छे दूसरे को तो ट्रेड किए हुए, पर दोनों मैग्नेट्स को ना कभी तुम लोग हाथ में पकड़ कर उनको ऐसे अप्रोच कराना। अगर अप्रोच कराओगे वो बड़ा अच्छा ट्रेड कर रहे थे, पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो दोनों क्या करने लगेंगे, रिपेल। तो वो मैग्नेट हमारा ऊपर नीचे होने लगता है ऐसे। जब वो ऊपर नीचे होने लगा तो या तो वो ऐसे मिलेगा या ऐसे या ऐसे या ऐसे, कभी भी वो हेड ऑन नहीं मिलते। क्योंकि बेटा आखिर में तो क्या होगा, दीज विल स्टार्ट रिपेलिंग वन अनदर। तो हमारे पास स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या आती है, जब दो एटम अप्रोच करेंगे, हो सकता है इनकी एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज। तो यहाँ तक डिस्टेंस तक एनर्जी डिक्रीज किया। अगर अब इसके बाद फिर ये और पास आए, नाउ दीज स्टार्ट रिपेलिंग वन अनदर, तब ये एक दूसरे को क्या करने लगता है, रिपेल। फिर एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दीज टू एटम्स विल कम क्लोज ओनली अप टू दिस डिस्टेंस, दैट विल बी द कांसेप्ट ऑफ आवर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस, up to which two atoms can approach one another to give us formation of stable bond। तो बेटा मैंने इतना बोला है, इस सारे कंसेप्ट को एक एग्जांपल पे कंसीडर करें। तो आज आपके साथ
मैंने पहला एग्जांपल लिया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मैंने आपके साथ आज पहला केस लिया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर? तो बेटा हाइड्रोजन का देखो मुझे याद था हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1s1 था। तो देखो मैं अगर यहाँ पर न्यूक्लियस ड्रॉ कर दूं एक का, ये मेरे पास एक का आ गया और इसके बाद साथ में एक क्या था ये इलेक्ट्रॉन भी है। क्लियर? इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर ए लिख दूं ये एक एटम था। ऐसे बेटा यहाँ पर मेरे पास क्या था ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, इसको मैंने नाम क्या दे दिया बी और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसका था इलेक्ट्रॉन बी का। ठीक, अब ये दोनों एटम्स एक दूसरे को लगे अप्रोच करने। जैसे ही अप्रोच करने लगे देखो बेटा यहाँ पर ये मेरे पास अट्रैक्टिव फोर्स था इसमें और ये इलेक्ट्रॉन मेरा इधर अट्रैक्ट हो रहा है तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स था, है ना बेटा। जब ये दोनों एटम दूर दूर थे हाइड्रोजन एटम 1s1 तो ये न्यूक्लियस आ गया, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम आ गया न्यूक्लियस और ये आ गया उसका इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों पहले क्या थे दूर थे, अब ये दोनों एक दूसरे को लगे अप्रोच करने। अगर ये दोनों एक दूसरे को लगे अप्रोच करने तो बेटा ध्यान से देखो मेरा ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो सकता है और हमारा ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो सकता है। मानते हो बेटा? यस सर। मानते Yes. हो? रिपीट कर दो। अभी स्टार्ट ही किया था पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, पहले ये दूर थे तो बेटा डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहे थे पहला फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। यहाँ पे ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब जैसे ये दोनों एटम पास आने लगे तो क्या हुआ ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड टू दिस न्यूक्लियस। हो सकता है बेटा? यस सर। क्लियर? तो अब इसके बाद क्या होगा ये तो लगे अट्रैक्ट करने, अब तुम लोग बताओगे ये पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल। Repel. तो अगर रिपेल करेंगे इनको मैंने अलग पेन से ड्रॉ कर दिया ताकि तुम्हें समझना आसान हो जाए। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल। ऐसे ही ये जो नेगेटिव और नेगेटिव है ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, है ना। तो बेटा अब तुम लोग यहाँ पे काउंटिंग करो, ये ना पेपर में मत लिखना क्योंकि पेपर में तुम्हारा टीचर तुम्हारी क्लास लगा देगा कहाँ से है, ये खन्ना सर के लॉजिक है। अब देखो बेटा अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस काउंटिंग करूं ये भी अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी अट्रैक्टिव और ये भी अट्रैक्टिव, तो हमारे पास 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गए, है ना बेटा। और रिपल्सिव फोर्सेस कितने आए? 1, एक ये और एक ये, तो रिपल्सिव फोर्सेस 2. So 2. अब जब ये दोनों एटम अप्रोच कर रहे थे मेरे पास 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस थे और 2 रिपल्सिव, तो दैट मींस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर गए। यस सर। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर गए। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर गए वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड, इसलिए हाइड्रोजन में स्टेबल बॉन्ड की फॉर्मेशन था। तो बेटा ये आपके सीबीएसई का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है टू प्रेडिक्ट या एक्सप्लेन व्हाई H2 मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्या था कुछ नहीं करना, बस आपको ये फिगर ड्रॉ करना है और लॉजिक था न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैंने स्टडी किया हाउ मेनी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर देयर। तो ये दो तो पुराने अट्रैक्टिव थे और ये दो नए अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गए, तो टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस आर 4, 4 अट्रैक्टिव आ गए। ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे रिपेल। अगर रिपेल तो दैट मींस व्हेनेवर दीस टू एटम्स विल अप्रोच। अब मैं पेपर में सिंपल सी वर्डिंग कर सकता था when these two atoms approach magnitude of attractive forces dominates, that's why we get formation of stable bond। पर याद है मैंने आपको कहा था एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये एक दूसरे को क्या करने लगता है रिपेल। तो ये एक डिस्टेंस तक तो क्या आएंगे पास, उसके बाद क्या these will start repelling one another। क्लियर? तो बेटा अब बताओ सबको मेरे साथ पहला केस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्लियर हुआ? सर हाँ जी सर आपने अभी बोला था कि एग्जाम में कैसे नहीं बनाना है सर, मतलब क्या नहीं बनाना है एग्जाम में? बेटा ये फिगर का कंसेप्ट दिया, हाइड्रोजन का एटम ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा न्यूक्लियस, और क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम अप्रोच करते हैं ना, हाइड्रोजन ए और एक हाइड्रोजन बी, तो दोनों का क्या था 1s1 कॉन्फ़िगरेशन था, वो लिखकर बस ये फिगर ड्रॉ कर दिया। फिगर ड्रॉ करके मैंने क्या किया पेपर में लिख भी दिया, ये ब्लू लाइंस रिप्रेजेंट आवर रिपल्सिव फोर्सेस और ये जो ब्लैक लाइन थी दीस रिप्रेजेंट आवर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस 4 थे और रिपल्शन क्या थे 2 थे। तो
तो अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड इन केस ऑफ H2। क्लियर हुआ बेटा? यस हाँ जी क्लियर। अब बेटा सारे कंसेप्ट को देखो मैं यहाँ पर ग्राफ के बेस पे भी क्लियर कर सकता था। ग्राफ के बेस पे क्या था, यहाँ पर मैंने ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी PE। यहाँ पर हमारे पास ये क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इधर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, डिक्रीज। इधर वैल्यू पॉजिटिव है, इधर वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अब याद है जब ये दोनों एटम दूर थे, ना इनमें अट्रैक्शन था तो ना ये रिपल्शन था। तो ये यहाँ पर से मैंने स्टार्ट किया। इधर मैंने लिखा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ दीज टू एटम्स। मैंने इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिया है, इसका न्यूक्लियस का और इसके न्यूक्लियस का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो देखो जब डिस्टेंस दूर था तो ना तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे ना रिपेल, तो इनकी एनर्जी क्या थी, ऑलमोस्ट जीरो। और जैसे इन दोनों ने अट्रैक्ट किया, कौन से फोर्सेस ज्यादा हो गए, अट्रैक्टिव, तो एनर्जी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज करने लगी। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, मैंने आपको कहा था पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अगर मैं एटम्स को पास लेकर आया तो ये दोनों क्या करने लगे, रिपेल, तो एनर्जी विल स्टार्ट इंक्रीज। तो बेटा आगे जाकर इस डिस्टेंस को हम लोग नाम देंगे, दिस डिस्टेंस इज नोन एज आवर बॉन्ड लेंथ, दिस इज नोन एज आवर बॉन्ड लेंथ और दिस इज नोन एज आवर बॉन्ड डिस्टेंस। इसे हम लोग नाम देंगे बॉन्ड डिस्टेंस। और बेटा हाइड्रोजन के केस में ये होता है 0.74 एंगस्ट्रॉम। तो हमें ये डिस्टेंस याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या था, एक डिस्टेंस तक हाइड्रोजन के एटम में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ तक एनर्जी क्या थी, सबसे कम। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो हियर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड। पर अगर इसके बाद एटम पास आए तो पक्का रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट एंड एनर्जी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो बेटा इसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। दिस इज नोन एज आवर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। क्लियर? तो पेपर में आपको ये इवन कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन डालते हैं। क्लियर? तो जहां पे ये डिप आ रहा है, मोर इज द डिप, जितनी ज्यादा डिप आएगी वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अब बताओ बेटा सबको मेरे साथ आज पहला केस, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर? यस सर। हाँ जी बेटा। सर एक बार ये वाला डिप वाला रिपीट कर दो सर थोड़ा सा। बेटा डिप क्या था, ये देख किसी में यहाँ तक डिप आया, किसी केस में मैंने किया उनमें डिप क्या आ गया, यहाँ तक आ गया। तो दैट मींस जितना नीचे जाएंगे एनर्जी क्या कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जितना ग्राफ में डिप आएगा वी विल गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है? जितना ज्यादा यहाँ पर डिप आएगा वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड, क्योंकि उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ओके सर। ठीक? अब बताओ बेटा सबको मेरे साथ पहला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट केस सबको क्लियर हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। Yes, sir. Yes, sir. सबको सबको अब दूसरा केस भी करें, क्लियर है? हाँ जी बेटा Yes, क्लियर। sir. चलो गुड, कर दूं ना? हाँ जी। सर एक बार ये डिप वाला मत करना। अच्छा ये फिकर, चलिए Sir? फिकर नहीं कर रहा। यस सर। Sir, हाँ जी। सर ये 74 क्या लिखा है आपने राइट ये हैंड बेटा साइड? ये 0.74 एंगस्ट्रॉम। ओके सर। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ रहा था। ये बेटा मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए, तुम्हें ये डिस्टेंस याद करने की जरूरत नहीं, पर तुम्हें तो ये आगे ना हमारे पास पैरामीटर्स आएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, वहां पे इस कंसेप्ट को फिर पकड़ेंगे। अभी तो बस क्या था, जहां तक डिस्टेंस कम है वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड, दैट डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। ठीक है? ये हाइड्रोजन के केस का था 0.74 एंगस्ट्रॉम। कर दूं ना? हाँ जी बेटा करते रहो। हाँ जी। Yes, sir. यस सर। अब बेटा इसके बाद हमारा आज का जो था नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। और देखो बेटा ये हमें वैसे ही किया था, हीलियम कभी भी मॉलिक्यूल बनाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट था, है ना बेटा? हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट था। यस सर। तो
तो बेटा एक तो मुझे क्लियर था, पर पेपर में आ गया शो हीलियम मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बेटा इनमें ना फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस अलग अलग ड्रॉ करेंगे। दूसरा तुम लोग ध्यान रखना, बुक में नहीं दिया, वी जस्ट लुक फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव एंड न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। मैं इनमें सिर्फ नए अट्रैक्टिव और नए रिपल्सिव फोर्सेस को कंसीडर करूंगा फॉर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आवर He2 मॉलिक्यूल। क्लियर? तो देख हीलियम का मुझे याद था कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2। अगर 1s2 था तो बेटा यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, न्यूक्लियस। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इलेक्ट्रॉन ए और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन बी। क्लियर? ऐसे ही बेटा यहाँ पर ये सेकंड हीलियम एटम आ गया। इसके पास भी क्या था हमारे पास, सेकंड के पास भी यहाँ पर सेकंड के पास भी इलेक्ट्रॉन ए और यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन बी। तो ये था न्यूक्लियस ए, ये था न्यूक्लियस बी, ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन बी और ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन बी। क्लियर? तो बेटा देखो इनमें मेरे पास ये अट्रैक्टिव फोर्स था पहला और एक ये अट्रैक्टिव फोर्स था। ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट था और ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट था। क्लियर? तो बेटा मैंने यहाँ पर वर्डिंग दी नीचे, न्यू फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, न्यू फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। तो बेटा तुम लोग बताओगे यहाँ पर नया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मेरे पास ये आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर अट्रैक्ट, ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर अट्रैक्ट, ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर अट्रैक्ट और ये इलेक्ट्रॉन हमारा इधर अट्रैक्ट। तो ये सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गए, न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी बेटा बताओ सबको ये फिगर क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी बेटा सबको क्लियर हुआ? Yes. बता दो सर। अभी मैंने सिर्फ बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस लिए, तो देखो ये एक का न्यूक्लियस, ये एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से ये हीलियम का सेकंड एटम, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। डॉटेड लाइन वर रिप्रेजेंटिंग आवर प्रीवियस अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये और ये सारे प्रीवियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे। और नए अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो ये ब्लू लाइन में दीज रिप्रेजेंट आवर न्यू फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। ऐसे बेटा अब मैंने यहाँ पर इनके साथ में क्या दिखाने थे, रिपल्सिव फोर्सेस का कांसेप्ट। तो रिपल्सिव फोर्सेस के लिए अब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, पॉजिटिव और पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था। क्लियर? तो देखो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ए, ये भी क्या था, इलेक्ट्रॉन ए, ये इलेक्ट्रॉन बी, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन बी, ये न्यूक्लियस ए और ये क्या था, न्यूक्लियस बी। क्लियर? तो देखो अब पहले मेरे पास क्या था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे थे, केस आएंगे सर इसमें। हाँ जी हाँ बेटा बता दे क्या कह रहा था सर 3 रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी ना? हाँ जी हाँ इसमें सर 3 रिपल्सिव फोर्सेस आएंगी ना? हाँ बेटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने इनके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस अलग अलग कर दिए। ये एक फिगर ड्रॉ कर दिया अट्रैक्टिव फोर्सेस का और दूसरा कर रहा था रिपल्सिव फोर्सेस का। ठीक? ओके सर। बेटा देख जब दोनों एटम ने आपस में अप्रोच किया तो यहाँ पर ये देखो ध्यान से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे एक दूसरे को, दूसरा ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हाँ जी करेंगे। ऐसे ही ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेगा, Yes, sir. और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। इसे देखो बेटा यहाँ पर मैंने 3 लाइनें ऐसे ड्रॉ की हैं और एक इधर और एक इधर, ये रिपेल करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था वी लुक फॉर न्यू अट्रैक्टिव एंड न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। तो इस केस में मेरे पास यहाँ पर कौन से आगे, रिपल्सिव, यहाँ पर हमारे पास आगे रिपल्सिव फोर्सेस। क्लियर? तो देख इसमें जो नए अट्रैक्टिव आए 1 2 3 4, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास क्या है 4। तो तुम लोग बेटा यहाँ पर नए रिपल्सिव फोर्सेस काउंट करोगे, न्यू रिपल्सिव फोर्सेस कितने हैं? सर हाँ जी सर अट्रैक्टिव फोर्सेस 8 ही होने चाहिए सर, 4 कैसे हैं? क्या बेटा? सर अट्रैक्टिव फोर्सेस 8 ही होने चाहिए। बेटा मैंने अभी बोला वर्डिंग न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस।
अभी मैंने वर्डिंग बोला है कि जब ये दोनों एटम अप्रोच करने लगे न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो नए अट्रैक्टिव फोर्सेस 1 2 3 4 ये नए अट्रैक्टिव फोर्सेस आए और इनमें देख रिपल्शन में 1 2 3 4 और 5, तो रिपल्सिव फोर्सेस हमारे पास कितने आए 5। क्लियर? तो यहाँ पर वी जस्ट लुक फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव एंड न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आए 4 और रिपल्सिव कितने आए 5। तो बेटा तुम लोग बताओ, अगर ये हीलियम एटम्स अप्रोच करेंगे एनर्जी ज्यादा होगी या एनर्जी कम? हाँ जी बेटा, अगर अब ये हीलियम के दो एटम्स अप्रोच करेंगे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी या एनर्जी कम? ज्यादा। ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कम, दैट्स व्हाई Yes, दिस sir. मॉलिक्यूल इज नेवर फॉर्म, इसलिए हीलियम का मॉलिक्यूल बना नहीं। तो बेटा तुम लोग पेपर में ना ये वर्डिंग मत लिखना अट्रैक्टिव और रिपल्सिव 4 5। तो बड़े टीचर कहते हैं कहाँ काउंटिंग की, कैसे की, क्योंकि तुम्हारी बुक में सिर्फ फिगर्स बने हैं, फिगर्स बनाकर उन्होंने आगे दे दिया एज मैग्नीट्यूड और रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। तो बेटा इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया है इसमें, न्यू अट्रैक्टिव एंड न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। तो इनमें ब्लू कलर जो था दैट रिप्रेजेंट्स आवर न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर था, ब्लू कलर, दैट रिप्रेजेंट्स आवर न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। तो रिपल्सिव फोर्सेस 5 थे, अट्रैक्टिव क्या थे 4। तो जब ये दो एटम अप्रोच करेंगे पक्का एनर्जी विल इंक्रीज, अगर एनर्जी बढ़ गया तो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, दैट्स व्हाई He2 मॉलिक्यूल कैन नेवर एग्जिस्ट। इसलिए बेटा अब अगर इसका मैं वो डायग्राम ड्रॉ करता, एनर्जी लेवल डायग्राम, अगर मैं अब यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करता, अब शायद तुम में से कोई मुझे ड्रॉ करा दे, यहाँ पे IND लिखकर छोड़ दूं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। यस सर। ठीक, इधर मेरे पास क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, इधर पॉजिटिव वैल्यू थी, इधर मेरे पास क्या थी नेगेटिव वैल्यू। तो अब देखो बेटा ये ग्राफ सिर्फ ऊपर ही जाएगा कि नहीं? यस सर। अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा। ये होता है बेटा पेपर में ग्राफ के, हम लोग आपको ग्राफ बना दे देंगे, आपको बताना है वेदर मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट और नॉट। तो बेटा जिसको मेरे साथ ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो जैसे जैसे ये एटम पास आ रहे हैं कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे थे, रिपल्शन, तो एनर्जी गोस ऑन इंक्रीजिंग। इसलिए मुझे यहाँ पर ये पार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। जहां पर हमारा डायग्राम जाएगा इस बेस पे ऐसे, तो वहां पे मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट। अगर मेरा ग्राफ गया ऐसे तो हमारा मॉलिक्यूल कैन नेवर एग्जिस्ट। तो बेटा कंपटीशन में कई बार क्या होता है, हम लोग कोई आपको फिगर दे देंगे, so you have to look for attractive force strong or repulsive strong, then we get formation of our stable bond। अगर attractive strong है तो stable bond, अगर repulsive strong है तो molecule can never exist। तो बेटा अब आप बताओ, आज आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला कंसेप्ट डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आवर मॉलिक्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। सबको क्लियर हुआ आज का लेक्चर? यस सर। हाँ जी बेटा, पूछना मत पूछो। सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि इनकी फिगर कैसी बनेगी? तो बेटा ये तो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हाइड्रोजन का क्या था 1s1, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन था 1s1, अब देख अगर हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन था 1s1 तो न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन था, हीलियम में क्या आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए, फिर फिगर ड्रॉ किया, इन दो के फिगर आएंगे बस, हाइड्रोजन और He2 का। ओके सर। ठीक, सबको क्लियर? अब बेटा सबने ध्यान रखना है, इस संडे आपका MCQ का टेस्ट है, सारे स्टूडेंट पक्का देना बेटा टेस्ट को, एक ये, और दूसरा ना टेस्ट जरूर देना, और दूसरा आप में से जिसने टेस्ट मिस किया है जैसे ऋषिका और साथ में, सॉरी मैं नाम भूल गया, दूसरा स्टूडेंट एक स्वाति ने मिस किया, वान्या। हाँ वान्या। तो बेटा आप मुझे ये टेस्ट, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे दिमाग में बस लेक्चर घूम रहा होता है, तो बेटा आप मुझे कल का दिन टाइम है, रात को चाहे कल रात को 12 बजे टेस्ट डाल दो, मैं तब भी चेक कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा बेटा, आपको MCQ का टेस्ट करना इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक, करें क्लोज, क्लियर सबको? यस सर। थैंक यू और सर। एक और बेटा सच, एक और, आप में से ना काफी बच्चों के मम्मी पापा ने तो फीस सबमिट कर दी थी, कुछ रह गए थे बेटा, प्लीज मम्मी पापा से कहना जो बाकी फीस है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, या मुझे जैसे पहले भी 1-2 बार मार्केट में मिलकर पकड़ा दिए थे, जैसे मर्जी, जैसे मर्जी। ठीक है बेटा, कह दोगे, कह दोगे मम्मी पापा से? हाँ जी, हाँ ना, कुछ तो बोल दो। चलो ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके थैंक जी, यू सर। ओके जी।